8 मार्च 2018 को मलेशियाई एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी, लेकिन अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंची। आज तक इस फ्लाइट के ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन 8 साल बाद आखिर में हमें इस एयरक्राफ्ट की लोकेशन के बारे में एक क्लू मिला है। जेम टीवी की वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, तारीख थी 8 मार्च 2014, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियाई एयरलाइंस का एक क्राफ्ट फ्लाइट ME-GS मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़कर चाइना की कैपिटल बीजिंग में लैंड करने वाला था। उस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू वाले पैसेंजर मौजूद। ज्यादातर पैसेंजर चाइना के रहने वाले थे। दोनों पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। साल के कैप्टन अहमद शाह को थंगथाल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 20 साल के को पायलट फारूक अब्दुल हमीद 7 एक्सपीरियंस वाले एक जूनियर पायलट थे। ये एयरक्राफ्ट एक 11 साल पुराना बोइंग ग्रेटराना, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और ना ही ये एयरक्राफ्ट पास्ट में किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का शिकार हुआ था। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये मलेशिया और चाइना के बीच चलने वाली पूरी तरह से एक रेगुलर फ्लाइट थी, जो रोज 22 घंटे 4 मिनट तक उड़ान भरने के बाद मलेशिया से चाइना या चाइना से वापस मलेशिया आया करती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल नहीं था, बल्कि अब नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा था। वैसे तो फ्लाइट MH370 को 5 घंटे 4 मिनट तक उड़ना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें इतना ज्यादा फ्यूल भर दिया गया था जिससे ये 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ सकती थी, यानी अपनी असल जरूरत से भी 2.5 घंटे ज्यादा। ऐसा करना एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस भी होती है, ताकि अगर मौसम खराब होने की वजह से या इमरजेंसी में प्लेन को डाइवर्ट करना पड़े तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल का इस्तेमाल कर सके। 8 मार्च 2014 का दिन था और रात के 2:42 हो रहे थे जब फ्लाइट MH370 की कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुई। पहले पायलट जाहिर टेक ऑफ से पहले और टेक के बाद कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से सीधे कांटेक्ट में। टेक ऑफ पर एयरक्राफ्ट ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर ली और 10 मिनट बाद यानी 9:09 पर एयरक्राफ्ट में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेजी। ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वो थोड़े टाइम में अपनी लोकेशन आसपास के बर्ड्स को बस अभी का पता चल रहा है। उसके 10 मिनट बाद यानी रात के 9 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशिया एयर ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम एयर ज्यूरिसडिक्शन में एंटर हुई, कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने फर्स्ट पायलट जारी को आखिरी बार कांटेक्ट किया और ये का इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 के होचिमिन शहर के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन जहरी ने यह मैसेज सुना और उसका जवाब भी दिया। ना तो कंट्रोल टावर और ना ही कैप्टन जहरी ये जानते थे कि गुड नाइट मैसेज MH370 से मिलने वाला आखिरी मैसेज होने वाला था। इस समय तक फ्लाइट के टेक ऑफ किए हुए पूरे 30 मिनट हो चुके थे। अब नॉर्मली होता यह है कि जब तक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता, तब तक वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी मेजर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और ऐसे ही यहां भी होने की उम्मीद थी। लेकिन जो सब कुछ अभी तक नॉर्मली चल रहा था, वो अब एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। जी हां, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी रात के मैच सेंट पर फ्लाइट अचानक से रडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के ही रडार से लेन पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन ये कुआलालंपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी, क्योंकि उन्हें लगा कि MH370 अब वियतनामी एयर स्पेस में एंटर कर चुका है, इसलिए वो उनके रडार से गायब हो गया है। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले 22 मिनट तक हो ची मिन टावर ने MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। और फिर हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 4 घंटे के बाद इन्फॉर्म किया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सुबह के 6 बज चुके थे और ये वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि एयरक्राफ्ट सही टाइम पर बीजिंग में लैंड कर जाएगा, लेकिन वहां से भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई। सुबह 6:30 बजे जिस जगह से प्लेन गायब हुआ था वहीं पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 7 देशों के थाई जहाज और वेचमार्ट एयरक्राफ्ट ने गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर फ्लाई MH370 को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयरक्राफ्ट का कोई सुराग नहीं मिला। इस समय तक इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। टीवी, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सभी पर बस यही खबर चल रही थी। इस दौरान कई देशों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। किसी को भी एयरक्राफ्ट के अचानक सभी राडार से गायब होने के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी, और अगर ये केस एरिया में क्रैश भी हुआ था तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट होने के कारण कुछ मलबा या डेब्रिस दिखने की उम्मीद थी। यह सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन फिर चौथे दिन एक न्यूज आई जिसने पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला दिया। जब फ्लाइट MH370 8 मार्च को सुबह 1:20 पर राडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन राडार से गायब हुई थी, लेकिन अगले 1 घंटे तक वो मलेशियाई मिलिट्री के राडार पर रही। सिविलियन राडार से गायब होने के बाद कुछ मिनटों के लिए एयरक्राफ्ट राइट की तरफ मुड़ने लगा और फिर एक यूटर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। मिनट बाद एयरक्राफ्ट ने मलेशियाई शहर पेनांग को पार किया और फिर मलक्का स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। फ्लाइट MH370 को आखिरी बार इंडियन ओशन में इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया था जहां तक मिलिट्री राडार की रेंज डिटेक्ट कर सकती थी, और समय था MH370 न तो मिलिट्री राडार पर दिखा और न ही किसी सिविलियन राडार। इस प्लेन से जुड़ा हर व्यक्ति और रेस्क्यू टीम बस एक ही मिस्ट्री सुलझाने में लगे थे कि आखिर एयरक्राफ्ट गया कहां। उन्हें ज्यादा परेशान ये बात कर रही थी कि प्लेन ने बीजिंग से ठीक उल्टी दिशा में एक शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले थाईलैंड की खाड़ी और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, अब उन्होंने इंडियन ओशन के इस हिस्से में अपनी तलाश शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यहां भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और इंफॉर्मेशन सामने आई और एक बार फिर इसने पूरी सिचुएशन बदल दी। मिलिट्री रडार से सुबह 2 बजे एयरप्लेन डिसअपियर हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिसे ये लगातार कांटेक्ट में था। मैं आपको यहां अपडेट कर दूं कि बोइंग एयरप्लेन्स का किसी कारण से जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है तो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करना नॉर्मल बात है। प्लेन हर ठीक 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर एक्समरसैट से ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। इस सैटेलाइट में से वडेटा की हेल्प से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की, तो फाइनली फ्लाइट MH370 का अगला मूव भी पता चल गया। ये पता चला कि मलेशियन एयरक्राफ्ट ने मिलिट्री रडार से डिसअपियर होने के बाद एक बार फिर टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर उसी डायरेक्शन में स्टैनली पैजेंबर एयरक्राफ्ट ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद ना प्लेन ने किसी और सैटेलाइट को कांटेक्ट किया और ना ही किसी और रडार पर वो शो हुआ। तभी रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले एयरक्राफ्ट को उस मोमेंट पर खोजना शुरू किया जिस मोमेंट पर एयरक्राफ्ट एक्चुअली फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 1 किलोमीटर वेस्ट इंडियन ओशन में इस कर्व्ड स्पॉट पर आकर प्लेन का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया, यानी कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद स्पॉट तक पहुंचने में इस प्लेन को पूरे 1 घंटे लगे थे और एयरक्राफ्ट में टोटल फ्यूल भी बस इतना ही था। तो बहुत हाई चांस है कि MH370 इस कर्व्ड स्पॉट पर फ्यूल होने की वजह से क्रैश हो गया होगा। इंडियन ओशन का हाईलाइटेड कर्व्ड एरिया पूरे इंडिया से भी बड़ा है और यहाँ पर एक डीप सी सर्च ऑपरेशन शुरू को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक ये अननोन ही रहता कि क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हुआ था। प्लेन को ढूंढने का प्रोसेस महीनों तक ही नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा, लेकिन प्लेन का कोई क्लू नहीं मिला। 3 साल के बाद डीप सी ऑपरेशन फाइनली रोक दिया गया, जिसमें 60 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का कोई अता पता नहीं चला, पर 2011 में प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद
प्लेन का राइट फ्लैपेरॉन रियूनियन के आइलैंड के बीच पर आ पहुंचा। ये प्लेन का वो पार्ट होता है जो लैंडिंग के टाइम काम आता है। जब इस फ्लैपेरॉन की इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक और भयानक रियलिटी सामने आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फ्लैपेरॉन तब एक्सटेंड नहीं किया गया था जब MH370 पानी में क्रैश हुआ था, और सैडली इसका मतलब यह है कि पानी पर क्रैश होते समय एयरक्राफ्ट अपने नोज पर सीधा समुद्र में गिरा था। प्लेन के कई और पार्ट्स और डेब्रिस अगले कुछ सालों के दौरान अफ्रीका के किनारों से पाए गए थे, पर आज तक प्लेन या पैसेंजर्स का कोई क्लू नहीं है। आज तक कोई नहीं जानता कि मलेशियाई फ्लाइट MH370 के गायब होने से पहले उसके अंदर क्या हुआ था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि एक इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से एयरक्राफ्ट का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे। खैर, एक्चुअल रीजन तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स के अंदर सेव्ड रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ इंडियन ओशन में कहीं मिसिंग है। फरवरी 2070 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद विमान के एक बार फिर मिलने की उम्मीद थी। रिचर्ड गॉफ्रे, एक ब्रिटिश रिटायर्ड एयरोस्पेस इंजीनियर, ने दावा किया है कि उन्होंने वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के जरिए प्लेन की असल लोकेशन का पता लगा लिया है। और हैरानी की बात यह है कि रिचर्ड ने जिस पिन पॉइंट लोकेशन का जिक्र किया है वह इंडियन ओशन के उसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि लापता मलेशिया एयरलाइंस का मलबा ओशन में 1000 मीटर नीचे उसी जगह पर पड़ा है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। यह गहराई उतनी ही है जितनी टाइटैनिक 74 सालों तक रहा था, जब तक कि उसे 95 में खोजा नहीं गया था। अब मलेशियाई अथॉरिटीज इस रिटायर्ड एयरोस्पेस इंजीनियर के दावे को कितनी गंभीरता से लेती हैं और क्या इस लोकेशन पर एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जेम टीवी वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे। आपकी प्यारी कमेंट्स के लिए मेरी दिल से सराहना। हम आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में मिलेंगे।